सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में जो है हम अध्ययन करने वाले हैं संधि प्रकरण के बारे में। संधि की परिभाषा और संधि का जो पहला जो भेद होता है स्वर संधि, और स्वर संधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उसके भेदों के बारे में आज जो है अध्ययन करने वाले। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो है संधि की परिभाषा। वैसे आप सभी को पता होगी संधि की परिभाषा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या करते हैं? संधि कहते हैं। यानी दो वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? परिवर्तन कहते हैं। उसको ही हम क्या कहते हैं? संधि कहा जाता है। जैसे देखिए बच्चों, दो वर्ण की अगर बात करें तो मैंने एक उदाहरण यहाँ पर लिखा बच्चों, आपके रमाधन ईसह। क्या लिखा बच्चों? रमाधन ईसह। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, रमा में से जब हमने आ को हमने अलग किया और ई को हमने अलग किया तो यह आ और ई मिलकर क्या बनेंगे बच्चों? ए। और यही परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों? यही परिवर्तन संधि कहलाता है। ठीक है ना। फिर अगर बात करें तो अगर दूसरे उदाहरण की अगर बात करें तो यहां पर अगर मैं लिख देता हूं गणेश। क्या लिख दिया बच्चों? गणेश। तो इसका विग्रह क्या होगा बच्चों? गण धन ईश। गण धन ईश। अब गण में से जो है अ को हमने अलग किया। क्या अलग किया बच्चों? अ को हमने अलग किया। ठीक है। और पीछे क्या आ रहा है? ई आ रहा है। यह अ और ई मिलकर क्या बनेगा बच्चों? ए बनेगा। और यही परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यानी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो दो वर्ण मेल हो रहे हैं, मेल से उत्पन्न परिवर्तन, तो परिवर्तन आ और ई मिलकर क्या बन रहा है? ए बन रहा है। यहाँ पर अ प्लस ई मिलकर क्या बन रहा है? ए बन रहा है। तो यही जो है परिवर्तन बच्चों क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब देखिए बच्चों, संधि के भेद के बारे में अगर बात करें तो संधि के तीन भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बच्चों? कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहां पर देखिए बच्चों, स्वर संधि को हम क्या कहते हैं? अच संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि को हम क्या कहते हैं? हल संधि कहते हैं। ठीक है ना। और तीसरा भेद हो गया बच्चों आपके विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि यानी स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो उत्पन्न विकार होगा उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने पर उत्पन्न विकार जो होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि किसे कहेंगे? विसर्ग का जो है व्यंजन के साथ या फिर स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन विकार होगा वह उसको हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है ना। यानी स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर, व्यंजन का व्यंजन के साथ या स्वर के साथ, या फिर विसर्ग संधि हो गई बच्चों विसर्ग का व्यंजन के साथ या विसर्ग का स्वर के साथ जो उत्पन्न परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों स्वर संधि की। तो स्वर संधि की अगर बात करें बच्चों तो इसके टोटल जो है बच्चों कितने भेद है? 8 भेद माने गए। कौन से कितने भेद माने गए बच्चों? 8 भेद जो है वह माने गए। तो सबसे पहला भेद क्या हो गया बच्चों? दीर्घ संधि। दूसरा भेद होता है गुण संधि। तीसरा जो भेद होता है बच्चों वह आपकी वृद्धि संधि। चौथा जो भेद होता है बच्चों वह आपके यण संधि हो गई। पांचवा जो भेद होता है वह आपके अयाधि संधि। फिर 6 पूर्व रूप, 7 पर रूप और 8 जो हो गया बच्चों आपके प्रकृति भाव संधि। अब इन संधि की जो है बच्चों शॉर्ट में जो है हम समझेंगे, जिससे आप जो है आसानी से अन्य उदाहरण को देखकर जो है आप पहचान जाएंगे कि यह कौन सी संधि का उदाहरण है। तो संधि हमेशा जो बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि संधि जो है वह हमेशा जो है पूर्व पद के अंतिम वर्ण, पूर्व पद के अंतिम वर्ण और प्लस के बाद में जो है उत्तर पद के प्रथम वर्ण के मध्य होती है। प्रथम वर्ण के मध्य होती है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि संधि हमेशा जो है वह पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण के मध्य होती है। जैसे गण में गण क्या हो गया? यह जो है पूर्व पद का अंतिम वर्ण हो गया और उत्तर पद का पहला पद क्या हो गया बच्चों? ई हो गया। यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पूर्व पद का जो है वह आपका प्रथम वर्ण क्या है? यह इन दोनों के मध्य में जो है बच्चों आपकी संधि होगी। ठीक है ना। तो देखिए आगे यहां पर भेद हो गए। अब सबसे पहले अगर बात करें बच्चों दीर्घ संधि। दीर्घ कहते ही बच्चों आपको ध्यान रखना है, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा।
यानी यहां पर इस संधि में जो है आपके जो है दीर्घ वर्ण आपको दिखाई देंगे 4, और वह दीर्घ वर्ण कौन कौन से बच्चों? वह आपको दिखाई देंगे आ, ई, उ और री। यानी ये 4 वर्ण बच्चों आपको दीर्घ संधि में दिखाई देंगे। तो आप समझ जाना कि ये कौन सी संधि है, यह दीर्घ संधि है। अब इस दीर्घ संधि के नियम क्या कहता है बच्चों? तो दीर्घ संधि में नियम यह कहता है कि सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि पूर्व पद का अंतिम स्वर क्या है और उत्तर पद का पहला स्वर क्या है, और इन दोनों को मिलाकर संधि युक्त स्वर क्या बनेगा, ये चीज बच्चों इस दीर्घ संधि में हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए बच्चों, पूर्व पद का जो है अंतिम स्वर जो है वह अ या आ होगा। क्या होगा? अ या आ। और उत्तर पद का जो पहला जो स्वर है वह भी सजातीय यानी सवर्ण जाति का होगा। यानी अ या आ के बाद यदि अ या आ हो तो उसका जो संधि युक्त स्वर बनेगा वह क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? आ। उसके बाद बात करें बच्चों दूसरे नियम की, तो ई के बाद ई हो या फिर ई के बाद ई हो, यानी प्लस से पहले ई या ई हो और प्लस के बाद में भी अगर ई या ई हो तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे बच्चों? बड़ी ई बनेगी। उसके बाद ऊ तथा ऊ हो तथा ऊ तथा ऊ हो, यानी दोनों के साइड में जो है चाहे छोटा वर्ण हो चाहे बड़ा वर्ण हो, लेकिन बनेगा क्या बच्चों? आपको बड़ा ऊ बनाना है। उसके बाद री तथा री हो, और उसके बाद में अगर री तथा री हो तो अभी क्या वर्ण बनेगा बच्चों? वह बड़ी री बनेगी। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं क्या याद रखोगे बच्चों? कि 4 वर्ण जो है यदि हमको दिखाई दे तो वह कौन सी संधि होगी? वह दीर्घ संधि होगी। ठीक है, अब इसके पहले नियम को और अच्छे से समझते हैं बच्चों। तो पहला नियम क्या कह रहा था बच्चों? कि अ या आ के बाद यदि अ या आ हो तो क्या बनेगा? आ बनेगा। यदि अ या आ के बाद यदि अ या आ हो तो क्या बनेगा? आ बनेगा। इसके उदाहरण देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए सूर्यास्त। क्या है? सूर्यास्त। तो सूर्य धन अस्त हो गया। क्या हो गया बच्चों इसका विग्रह? सूर्य धन अस्त। तो यहां पर क्या है देखो, सूर्य में अ और पीछे उत्तर पद का जो है प्रथम वर्ण क्या हो गया? अ हो गया, और दोनों मिलकर क्या बन गया बच्चों? आ बन गया, और शब्द क्या बन गया? सूर्यास्त। क्या बन गया बच्चों? सूर्यास्त। फिर हिमालय। तो यहां पर देखिए हिम धन आलय। तो हिम में प्रथम उत्तर पद का जो अंतिम वर्ण में क्या है? अ है, और उत्तर पद का जो है प्रथम वर्ण में क्या है? आ है, और यह दोनों मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों? आ, और शब्द क्या बन जाएगा? हिमालय। तो इस तरीके से बच्चों आपको पहचान करनी है। जैसे विद्यार्थी, तो विद्या धन अर्थी, यानी आ और अ दोनों मिलकर क्या बन रहे? बड़ा दीर्घ का जो है बन रहा है। तो यहाँ पर आ जो है इसका वर्ण युक्त हो जाएगा। फिर महा से, तो महाधन आ से, तो यहाँ पर भी क्या है? आ प्लस आ बराबर क्या हो गया? आ। तो यह सब बन गया महाशय। यानी दीर्घ संधि का पहला नियम क्या है? कि अ या आ के बाद यदि अ या आ हो तो हमें किसका कौन सा संधि युक्त वर्ण बनेगा बच्चों? आ बनेगा। दूसरा नियम देखिए बच्चों, यदि ई तथा ई के बाद या छोटी ई और बड़ी ई के बाद छोटी ई तथा बड़ी ई रहने पर संधि युक्त वर्ण क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। यह हो गया दीर्घ संधि का दूसरा नियम। ई या ई के बाद उसकी सजातीय या सवर्ण जाति का ही जो है ई तथा बड़ी ई हो तो उसका जो है क्या बनेगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा, यानी बड़ी ई आदेश हो जाएगा। जैसे देखिए हरिच्छा। हरिच्छा है तो इसका जब हमने विग्रह किया बच्चों तो हरि धन इच्छा हो गया। क्या हो गया बच्चों? हरि धन इच्छा। ठीक है ना? यहां पर अगर विग्रह किया बच्चों, इसका विग्रह क्या हो जाएगा बच्चों? हरि धन इच्छा। क्या हो गया? हरि धन इच्छा। हरि धन इच्छा। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए बच्चों ई तथा ई तथा ई मिलकर जो है क्या शब्द बन जाएगा? बड़ी ई का जो है वह आदेश हो जाएगा। तो यहां पर हरिच्छा जो है ना बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा? हरिच्छा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? हरिच्छा। परीक्षा है तो परिधन इच्छा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर विग्रह हो जाएगा इसका परिधन इच्छा। क्या हो जाएगा बच्चों? परिधन इच्छा। तो यहां पर देखिए बच्चों छोटी ई पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या है? छोटी ई, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण में क्या है? बड़ी ई। जब ये दोनों मिलेंगे तो बड़ी ई का जो है वर्णन होगा। तो यहाँ पर कौन सा संधि युक्त वर्ण हो गया बच्चों? बड़ी ई। तो शब्द क्या बन जाएगा? परीक्षा। उसके बाद देखिए बच्चों जीवित। तो जीवित में देखिए बच्चों जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? जीवी धन क्या होगा? इतः।
तो ई धन ई मिलेगा तो शब्द क्या बन जाएगा, जीवितः। फिर है निर्दिव, निधिव है तो निधि धन ई वह, तो दोनों में क्या आ रहा है बच्चों, बड़ी ई, और संधि युक्त वर्ण भी कौन सा बनेगा, बड़ी ई का वर्णन होगा। फिर है रजनीश, तो रजनी धन ईस, तो यहां पर भी ई आ रहा बच्चों, पूर्व पद के अंतिम वर्ण क्या है, ई है, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी क्या है, ई है। तो जब इन दोनों का मिलाएंगे बच्चों तो क्या होगा, बड़ी ई का जो है वह वर्ण बनेगा, तो शब्द क्या हो जाएगा, रजनीश। ठीक है ना, तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। तीसरा नियम देखिए बच्चों, तीसरा नियम क्या है कि ऊ या ऊ के बाद यदि ऊ या ऊ हो तो किसका वर्ण किसका होगा बच्चों, मिलन। यदि ऊ या ऊ के बाद यदि ऊ या ऊ हो तो यह दोनों मिलकर जो है कौन सा वर्ण बनेगा बच्चों, वह बड़ा ऊ बनेगा। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, गुरुपदेश, तो गुरु धन उपदेश, तो यहां पर क्या है, ऊ प्लस ऊ है, तो किसका जो है बच्चा बनाया, इन दोनों का मेल होने से जो है नया वर्ण कौन सा हो गया बच्चों, वह ऊ बन गया। ठीक है, सिंधु धर उर्मी, तो यहां पर भी देखिए बच्चों ऊ और तथा बड़ा ऊ है, यह दोनों मिलकर जो है कौन सा वर्ण बनाया, यहां पर बड़ा ऊ बनाया। ठीक है, फिर देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, दोनों मिलकर किसका वर्ण बनाया बच्चों, बड़ा ऊ, और यहां पर भी ऊ और ऊ मिलकर जो है बड़ा ऊ का जो है वर्ण बनाया। तो गुरु उपदेश, सिंदूर में, वधुसव और भूरजहां, तो ये सारे हो गए बच्चों आपके इसका तीसरा नियम। चौथा नियम क्या करे बच्चों कि री या री के बाद यदि री या री हो तो कौन सा वर्ण बनेगा, बड़ा री बनेगा। जैसे देखिए मातृधन ऋणम, तो यहाँ पर भी री है और यहाँ पर भी री है, तो दोनों री मिलेंगे, समान जाति के हैं, तो क्या होगा बच्चों, मातृणम होगा। क्या होगा बच्चों, मातृणम। और पितृधन ऋणम होगा तो क्या होगा, पितृणम होगा। क्या होगा बच्चों, पितृणम। तो यह चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, री धन री बराबर क्या हो जाएगा, री, री धन री बराबर क्या हो जाएगा, री। ठीक है ना, यानी दीर्घ री का जो है वर्ण होगा। तो यहां तक हो गया बच्चों आपकी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चों कि चार वर्ण आपको दिखाई देंगे, आ, ई, उ और बड़ी री। यह चार वर्ण अगर कहीं पर भी आपको दिखाई दे तो वह कौन सी संधि का उदाहरण है बच्चों, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है ना, और इसकी परिभाषा वैसे मैं आपको बता देता हूं कि अक के बाद यदि अच हो, अक के बाद यदि अच हो तो उसको क्या आदेश हो जाएगा बच्चों, उसको जो है दीर्घ आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो यह चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, फिर देखिए बच्चों दूसरी संधि आती है बच्चों आपके गुण संधि। गुण संधि क्या कहती है बच्चों, इसमें भी आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि पूर्व पद का अंतिम स्वर और उत्तर पद का पहला स्वर, यानी प्रत्येक संधि में जो है बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, पूर्व पद का अंतिम स्वर और उत्तर पद का पहला स्वर, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और उससे जो है संधि स्वर कौन सा बन रहा है वह आपको ध्यान रखना है। जैसे इसका पहला नियम क्या कहता है बच्चों कि अ या आ के बाद यदि ई तथा ई हो, क्या है, अ या आ के बाद यदि ई तथा ई हो तो वह कौन सा वर्ण बन जाएगा, वह ए वर्ण बन जाएगा। यदि दूसरा नियम की अगर बात करें कि यदि अ या आ के बाद उ तथा उ हो तो वह किस में बदल जाएगा, वह ओ में बदल जाएगा। यानी पूर्व पद का अंतिम स्वर जो है, यानी प्लस से पहले, प्लस से ठीक पहले और प्लस से ठीक बाद वाला वर्ण, वह दो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, कि अ या आ के बाद यदि उ तथा उ हो तो वह किस में बदल जाएगा, ओ में। अ तथा आ हो उसके बाद री तथा री हो तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, अर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके पहले नियम को और अच्छे से समझते हैं। क्या है बच्चों, देखिए नियम एक क्या कह रहा है बच्चों कि आ या आ के बाद यदि ई तथा ई हो तो वह क्या किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बच्चों, ए में। जैसे देखिए उदाहरण अगर बात करें कि यदि अ या ई, अ के बाद यदि ई हो तो वह ए में बदल जाता है। जैसे देवधन इंद्र, क्या लिखा है, देवधन इंद्र, तो देव में क्या आ रहा है बच्चों, अ और पीछे क्या आ रहा है, ई,
तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा ए, और शब्द क्या बन जाएगा बच्चों देवेंद्र। तो देव धन इंद्र, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बच्चों देव धन इंद्र। फिर देखिए नरेश, तो नर धन ईश, तो इसमें नर में भी क्या आ रहा है आ रहा है, पीछे ई है, तो और ई मिलकर क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। फिर आ धन ई हो तो भी ए बनेगा, और आ प्लस ई हो तो भी ए बनेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है चाहे ई बड़ी हो चाहे छोटी हो, लेकिन बदलेगा किसमें, केवल जो है ए में बदलेगा। यह गुण संधि का नियम है बच्चों। फिर देखिए बला का धन इति, तो यहाँ पर आ और ई आ रहा है, तो शब्द क्या बनना बला के ती। और फिर महाधन ईसा, तो शब्द क्या बन गया महेश, क्या बन गया बच्चों महेश। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि गुण संधि का पहला नियम क्या है कि अ या आ के बाद यदि ई तथा ई हो, और नियम ही क्या है बच्चों परिभाषा कहलाती है, ठीक है ना। कि सर हमें तो परिभाषा लिखो, परिभाषा ही क्या है नियम है, ठीक है ना। यदि परिभाषा अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि यदि अ या आ के बाद यदि ई तथा ई हो तो उसको क्या आदेश कर दो ए आदेश कर दो। यदि अ या आ के बाद उ तथा उ हो तो उसको क्या आदेश कर दो ओ आदेश कर दो। तो नियम को ही हम क्या कहते हैं संधि के रूप में जान सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या करे बच्चों, यदि अ या आ के बाद यदि उ हो तो उसको क्या आदेश हो जाएगा ओ आदेश हो जाएगा। जैसे अ प्लस उ बराबर क्या हो गया ओ, अ और बड़ा उ मिलकर भी ओ होगा, और आ प्लस उ भी होगा तो भी ओ होगा, और आ प्लस बड़ा उ भी होगा तो भी ओ ही होगा। कहने का अर्थ जो है करना क्या है केवल आपको ओ ही बनाना है। जैसे सूर्य धन उदय, तो क्या हो गया सूर्योदय। नव धन उड़ा तो नवोड़ा हो गया। गंगा धन उद्गम तो गंगोदगम हो गया। तो यहाँ पर आ प्लस उ मिलकर जो है ओ का बन रहा है, और यहाँ प्लस यहाँ जो है बच्चों आ प्लस उ क्या बन रहा है यहाँ पर भी ओ बन रहा है गंगोर मी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए तीसरा नियम क्या कर रहा है बच्चों, तो यह तीसरा नियम हो गया आपके। क्या कर रहा है यदि अ या आ के बाद यदि री तथा री हो तो उसको क्या आदेश हो जाएगा अर आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा बच्चों अर। अ या आ के बाद चाहे छोटी री हो चाहे बड़ी री हो, उसको बनाना क्या है बच्चों आपको, उसको बनाना आपको जो है अर बनाना है। जैसे अ प्लस री अर हो गया, और आ प्लस री हो गया तो भी जो है बच्चों क्या बनेगा अर बनेगा। जैसे उदाहरण देखिए देव धन ऋषि, तो क्या हो गया देवर्षि, यानी जब इसका उच्चारण करोगे तो अर की ध्वनि आएगी। क्या आएगी अर की ध्वनि। नियम क्या कह रहा है अ या आ के बाद यदि री तथा री हो तो वो क्या बन जाएगा अर बन जाएगा, ठीक है ना। महाधन ऋषि तो महर्षि, वर्षाधन ऋतु तो वर्षतु, और ग्रीष्मधन ऋतु तो ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना। तो ये उदाहरण का इनके अलावा भी अगर उदाहरण है बच्चों तो उनका भी आपको अभ्यास करना है, ठीक है ना। नियम एक जैसा रहेगा, कहीं से भी पढ़ लीजिए, उदाहरण सिमिलर रहेंगे, ठीक है ना। और एग्जाम में इनमें से ही जो है आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए बच्चों आपके तीसरी संधि आती है वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में आपको क्या याद रखना है बच्चों, पूर्व पद का अंतिम स्वर और उत्तर पद का पहला स्वर ध्यान रखना है। यही परिभाषा है बच्चों। परिभाषा क्या है कि यदि अ या आ के बाद यदि ए तथा ऐ हो तो उसको क्या कर दो उसको ऐ कर दो। क्या कर दो ऐ कर दो। और यदि अ या आ के बाद यदि ओ तथा औ हो तो उसको क्या कर दो औ कर दो। यही क्या कहलाती है वृद्धि संधि कहलाती है। तो नियम एक को हम अच्छे से समझते हैं बच्चों। क्या है नियम एक, नियम कह रहा है एक कि अ या आ के बाद यदि ए तथा ऐ हो तो उसको क्या कर दो ऐ आदेश कर दो। क्या कर दो ऐ बना दो। जैसे देखिए बच्चों अ के बाद ए है तो उसको हम क्या कर रहे हैं ए कर रहे हैं। यदि ए के अ के बाद यदि बड़ा ए तो अभी हम क्या कर रहे हैं दीर्घ ऐ कर रहे हैं। और यदि आ के बाद छोटा ए हो तो भी हम क्या कर रहे हैं ऐ कर रहे हैं। यानी कहने का अर्थ बनाना क्या है बच्चों आपको टोटल जो है वो आपको केवल जो है ऐ ही बनाना है, ठीक है ना। जैसे एक धन एकम तो क्या हो गया एकम। स्वधन ऐच्छिका तो भी हो गया बच्चों स्वैच्छिका। क्या हो गया बच्चों स्व में क्या आ रहा है अ और पीछे ऐ आ रहा है तो भी क्या ऐ बनेगा। तो वहां बन गया बच्चों स्वैच्छिक। फिर सदा धन एव तो आ और ए आ रहा है तो क्या हो गया सदैव, ठीक है ना। आ धन ए क्या मिल रहा है यहाँ ए जो है बन रहा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों दूसरा नियम क्या कर रहा है यदि अ या आ के बाद ओ तथा औ हो तो क्या बनेगा औ बनेगा। क्या बनेगा बच्चों औ बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए अ के बाद क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर ओ दिख रहा है। क्या दिख रहा है ओ दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है संधि युक्त वर्ण कौन सा हो जाएगा औ। यानी आपको बनाना क्या है दीर्घ ए
तथा दीर्घ उ। आया समझ में? जल्दी बता दीजिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। संधि का नियम जो है बच्चों वह आपको यही है, चाहे कहीं से भी पढ़ लीजिए, चाहे गाइड में से, चाहे आपके विद्यालय में, चाहे हमारे यहाँ से, नियम और उदाहरण एक जैसे ही रहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बस आपको एक चीज़ ही ध्यान रखनी है कि जो है वृद्धि संधि के नियम आपको पता होना चाहिए कि भाई वृद्धि संधि कहते कौन कौन से वर्ण इसमें आपको दिखाई देंगे, गुण संधि कहते ही कौन कौन से वर्ण आपको दिखाई देंगे, दीर्घ कहते ही कौन कौन से वर्ण दिखाई देंगे, ठीक है ना। यण में कौन से दिखाई देंगे, अयादि में कौन से दिखाई देंगे। यदि आपको यह पता चल गया तो अब ये जो है आप आसानी से जो है आप क्या कर सकते हो, संधि की पहचान कर सकते हो, ठीक है ना। और एग्जाम में कैसे आएगा, तो एग्जाम में केवल आपके यही आएगा कि जलोद संधि का नाम बताओ और इसका विग्रह करो। एग्जाम में आपके ऐसे ही आएंगे कि जलोद जो है इसका जो आपको क्या करना है, इसको आपको विग्रह करना है और इसका संधि का नाम बताना है, ठीक है ना। तो क्या है बच्चों, ये अ प्लस ओ मिलाकर क्या होता है औ। तो जल धन ओद्य, तो यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों अ और ओ, तो शब्द क्या बन रहा है जलोद्य, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों अ औ, तो अभी क्या हो रहा है औ बन रहा है, तो मम धन औषधि, तो क्या हो गया ममौषधि, क्या हो गया बच्चों ममौषधि। फिर है आ प्लस ओ, गंगा धन ओ किया, तो गंगो किया। फिर देखिए बच्चों आ प्लस औ बराबर औ, तो महाधन औदार्यम, तो महोदार्यम, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है आपको दो वर्ण जो है दिखाई देंगे, कौन कौन से, ए तथा औ, ये दो वर्ण आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों चौथी संधि जो है बच्चों वो आपके आती है यण संधि। यण संधि कहते ही बच्चों इसका सूत्र है इको यणचि। क्या है बच्चों इको यणचि, ठीक है ना। इको यणचि यानी इक को क्या आदेश कर दो, इक को यण आदेश कर दो, ठीक है ना। इक को यण आदेश कर दो, यानी यण यानी य व र अल। इक यानी क्या होता है बच्चों ई उ री और री, ठीक है ना। ई को क्या आदेश कर दो य, उ को क्या कर दो व, री को क्या कर दो र और री को क्या बना दो ल बना दो। कौन सी संधि में बच्चों इको यणचि यानी यण संधि में है। और इसका आपको क्या याद रखना है, पूर्व पद का अंतिम स्वर, उत्तर पद का पहला स्वर। तो क्या याद रखना है बच्चों कि यदि ई या ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आए, अन्य स्वर यानी कोई भी, केवल ई या ई के बाद यदि ई या ई आएगी तो वहां पर जो है दीर्घ संधि हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, यदि ई या ई के बाद यदि ई तथा ई आए तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, लेकिन यह हमको करनी नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया अन्य स्वर, यानी कोई भी असमान स्वर आए, अन्य स्वर यानी कोई भी असमान स्वर आए तो उसको जो है क्या आदेश कर दो, यह कर दो। और जो यहाँ पर जो स्वर आया हुआ है वह आपको वैसे का वैसा वहां पर लिखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा कि यदि ई तथा ई हो तो इन दोनों को क्या बना दो, यह बना दो। यदि उ तथा उ हो तो उसको क्या बना दो, वह बना दो। री तथा री हो तो उसको र बना दो, और जब री हो तो वहां पर उसको क्या बना दो, ल बना दो, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखिए आगे पहला नियम देखते हैं बच्चों। पहला नियम क्या कहता है, यदि ई तथा ई के बाद कोई भी अन्य स्वर या असमान स्वर पड़े रहते उसको क्या कर दो, यह आदेश कर दो। जैसे यद्यपि, तो यदि धन अपि, क्या कर दिया बच्चों हमने, यदि धन अपि। तो यहाँ पे देखिए बच्चों यह द को हमने अलग कर दिया, छोटी ई आई और उसके बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है, अपि। नियम क्या कर रहा है बच्चों, यदि अ आए और उसके बाद कोई भी असमान स्वर आए तो असमान स्वर यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, अ दिखाई दे रहा है। तो इस य को क्या कर दो, ई को क्या कर दो, यह बना दो, ठीक है ना। फिर देखिए बच्चों द य और अ मिलकर क्या बन जाए, द्य बनता है, और पीछे क्या है पी, तो यद्यपि, यह संपूर्ण इसका पद बन जाएगा। फिर देखिए प्रति एकम, तो प्रति धन एकम, नास्ति उपाय, तो नास्ति धन उपाय, पर्यावरणम का परिधन आवरणम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके उदाहरण दिखाई देंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों यण संधि का दूसरा नियम क्या करे, यदि उ हो तो उसको क्या आदेश कर दो, वह आदेश कर दो। जैसे अनुधन अय, तो यहां पर देखिए बच्चों उ है और उसके बाद क्या आ रहा है,
अया है। ऊ के बाद क्या आ रहा है बच्चों, ऊ के बाद जो है आपके अया आ रहा है, ठीक है ना। तो नियम क्या कर रहा है, ऊ को क्या आदेश कर दो, व कर दो, ठीक है ना। क्या कर दो बच्चों, व। तो यहां पर जो है ना, तो यहां पर हो जाएगा अन, व और अय, ठीक है। अब वह जो है वो मिला दो, तो अन अ जो है वह में मिल जाएगा, तो वो हो गया, पीछे शब्द क्या बन गया, अन्वय। तो इस तरीके से बच्चों आपको पहचान करनी है। एसु एकम, तो एसु धन एकम, वह आ रहा है। धातु धन एकम, तो धातुविकम, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद तीसरा नियम क्या करें बच्चों, री के बाद कोई भी अन्य स्वर हो तो उसको क्या आदेश कर दो, र कर दो। जैसे पितृधन आदेश, तो क्या हो जाएगा, पित्रादेश। क्या हो जाएगा बच्चों, पित्रादेश। मातृधन उपदेश, तो भातृ उपदेश, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट जो है आपके क्या है, उदाहरण है, ठीक है ना। पित्रादेश, भातृ उपदेश। फिर नियम क्या कर रहा है बच्चों, री के बाद कोई भी अन्य स्वर हो तो आपको क्या करना है, तो आपको वहां पर क्या करना है, ल करना है, यानी उसको क्या बनाना है, ल बनाना है। जैसे री धन आकृति, तो उसका क्या हो जाएगा, लाकृति। क्या हो जाएगा बच्चों, लाकृति, ठीक है। यानी री को क्या बनाना है, ल बनाना है। तो री में से हमने ल को अलग किया, फिर हमने आ कर दिया, यह आ इसमें बन जाएगा, ये हो गया ला, फिर पीछे क्या है, लाकृति। यह इसका पूरा संपूर्ण पद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिर आपके जो है अयादि संधि है। क्या है बच्चों, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है बच्चों, आपको जो है क्या याद रखना है, केवल एक चीज ध्यान रखनी है, ए, ऐ, ओ और औ। ये चार वर्ण बच्चों आपको ध्यान रखना है। ए को क्या आदेश करना है, अय, ऐ को आय, ओ को अव और औ को आव। ये चार वर्ण बच्चों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। कि अयादि संधि कहती अय आदि, यानी अय है जिसके आदि में, तो ए को क्या कर दो, अय, ऐ को आय, ओ को अव और औ को आव आदेश कर दो। जैसे नियम क्या कहता है बच्चों, कि पूर्व पद का जो है अंतिम स्वर और उत्तर पद का पहला स्वर, यानी पूर्व पद का अंतिम स्वर क्या हो, ए हो, और उसके बाद कोई भी असमान स्वर हो तो उसके बाद ए को क्या हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा बच्चों, अय। और यदि ऐ के बाद कोई भी स्वर हो तो उसको क्या हो जाएगा, आय। ओ के बाद कोई स्वर हो तो उसको हो जाएगा अव, और औ के बाद कोई स्वर हो तो उसको क्या हो जाएगा, आव। यानी अय, आय, अव, आव। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किन के स्थान पर हो रहा है, ए, ऐ, ओ, औ। छोटे ए को अय, बड़े ए को आय, छोटे ओ को अव, बड़े ओ को आव। यह आदेश आपके हो रहा है, ठीक है। अब इसका पहला नियम देखते हैं बच्चों, क्या कहता है। नियम कहता है भाई, ए के बाद कोई भी स्वर हो तो ए को क्या कर दो, अय आदेश कर दो। ए के बाद यदि कोई स्वर हो तो ए को क्या आदेश कर दो, अय आदेश कर दो। जैसे देखिए चय धन अनम, क्या है, चय धन अनम। तो यहां पर देखिए बच्चों ए आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, कोई भी असमान स्वर आए तो इस ए को क्या बना दो, अय बना दो। तो अय बना दिया हमने, चयनम। क्या कर दिया, चयनम। नय धन अनम, तो नयनम। सय धन अनम, सयनम। और मुने धन ए, तो मुनये, ठीक है ना। फिर देखिए ए हो और उसके बाद कोई स्वर हो तो उसको क्या कर दो, आय आदेश कर दो। क्या कर दो, आय। तो नई धन अक, नायक। गई धन इका, गायिका। विनय धन अक, विनायिका। और गई धन अनम, तो गायनम। यानी ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, और यही उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको इसका अभ्यास जरूर करना है। फिर देखिए बच्चों तीसरा नियम क्या कर रहा है, कि ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसको क्या आदेश कर दो, उसको अव बना दो। क्या बना दो, अव बना दो। तो पो, ओ आ रहा है, उसके बाद असमान स्वर आ रहा है तो उसको क्या बना दो, पवन। बोधन ई, भविष्यम। बोधन अनम, तो भवनम, ठीक है ना। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए बच्चों आव, ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो इस ओ को क्या बना दो, आव बना दो। तो पौ धन अक, पावक।
नवधनिक नाविकः, बहुधनुक भावुकः, गौधनक धावकः, गैधन अनम गावनम। क्या हो जाएगा बच्चों? गैधन अनम का क्या हो जाएगा? गावनम। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, फिर आपके बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो संधि है वह आपके क्या है? पररूप संधि। क्या है? पररूप संधि। और यह क्या कहता है बच्चों कि उपसर्ग के अंत में क्या है? उपसर्ग के अंत में यदि अ हो, क्या हो बच्चों? उपसर्ग के अंत में यदि अ हो और उसके बाद में जो है क्या हो? ए तथा औ हो, वो भी कैसी हो बच्चों? धातु के प्रारंभ में। तो उसको अ को क्या कर दो? उस अ का जो है आपको क्या करना है? पररूप आदेश करना है। क्या करना है बच्चों? पररूप आदेश, यानी उस अ को क्या कर दो? उस पहले वाले वर्ण में जोड़ दो। तो जैसे देखिए बच्चों, प्रेजते हैं, क्या शब्द दिया बच्चों आपको? प्रेजते। परिभाषा क्या कह रही है बच्चों कि उपसर्ग के अंत में, तो प्र जो है ना बच्चों वह क्या है? उपसर्ग है। ठीक है ना। तो उपसर्ग के अंत में अ हो, तो प्र में से जो हमने क्या कर दिया? हमें प्र में से इस अ को निकाल दिया। किसको निकाल दिया बच्चों? इस अ को हमने निकाल दिया। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि ए तथा ओ हो, तो यहां पर प्लस क्या है? ए है, एजते, यानी यहां पर धातु है। एजते क्या है? एक धातु है। तो यहां पर ए आ रहा है बच्चों। तो ये क्या कर रहा है बच्चों कि भाई अ को क्या कर दो? अ को जो है पररूप आदेश कर दो। तो इसमें पूरा हो गया। पीछे क्या आ रहा है? ए है, वो इसमें जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा प्रेजते। बस सिंपल सा है बच्चों। इसके उदाहरण भी आपको जो है प्रेजते, उपोषति यही दिखेंगे। इसके अलावा आपको उदाहरण नहीं दिखेंगे। होंगे 2 या 3 होंगे, लेकिन ज्यादातर जो है ना बच्चों आपके एग्जाम में प्रेजते, उपोषति, उपधन ओसति। तो यहां पर भी क्या है? उपधन ओसति कर दिया, प्रधन एष्यति कर दिया। ठीक है ना। प्रेष्यति, प्रधन एजते, प्रेजते। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, केवल सिंपल क्या है नियम? इसका नियम यही है कि उपसर्ग के अंत में यदि अ हो, उपसर्ग आपको पता है, और उपसर्ग भी कौन से? 2 ही पूछेंगे, प्र तथा उप। तो आपको पता चल जाएगा कौन सी संधि है? यह पररूप संधि है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पूर्ण रूप संधि। तो पूर्ण रूप संधि में क्या है कि पद के अंत में, पद के अंत में क्या हो? ए तथा ओ हो, और उसके बाद क्या हो? अ हो। तो इस अ को क्या बना दो? इस अ को अवग्रह बना दो। सिंपल सा नियम है बच्चों। क्या कह रहा है? पद के अंत में यदि ए तथा ओ दिखे और उसके बाद में आपको क्या दिखे? अ दिखे, तो इस अ को क्या बना दो? अवग्रह बना दो। कैसे बनाते हैं देखिए। जैसे यहां पर लिखा बच्चों ते धन अपि। क्या लिखा बच्चों? ते अपि। अब ये नियम क्या कर रहा है कि पद के अंत में यदि ए तथा ओ हो, तो पद के अंत में क्या है बच्चों? ते। क्या है बच्चों? ते। ठीक है। ए आ रहा है, ते में, त में क्या है? ए है, और उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों? अ दिख रहा है आपको। ठीक है ना। उसके बाद क्या दिख रहा है? अ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अपि। तो इस अ को क्या बना दो? अवग्रह बना दो। तो हमने बना दिया, ते अपि। आ गया समझ में? पद के अंत में ए तथा ओ हो, तो पद के अंत में यहां पर ए दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है बच्चों? आपको अ दिख रहा है। तो इस अ को क्या बना दो? अवग्रह बना दो। क्या बना दो? अवग्रह। तो ते अपि जो है इसका रूप बन जाएगा। फिर वृक्षे धन अस्मिना, तो यहां पर भी ए है, और ए के बाद क्या दिख रहा है? अ दिख रहा है। तो इस अ को क्या बना दो? अवग्रह बना दो। तो क्या हो जाएगा? वृक्षे अस्मिना। फिर विष्णु धन अवह, तो ओ है, ओ के बाद क्या दिख रहा है आपको? अ दिख रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? विष्णुव हो जाएगा। सिंपल सी बच्चों पररूप और पूर्व रूप संधि है। तो आज बच्चों हमने इस वीडियो में दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि में आपको क्या रखना है? दीर्घ संधि में बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आ, ई, उ और री, ये 4 वर्ण बच्चों आपको किस में दिखेंगे? दीर्घ संधि में। किस में दिखेंगे बच्चों? दीर्घ संधि में। ठीक है। और इसका सूत्र क्या हो गया? अकह सर्वणे दीर्घः। फिर आपके बच्चों दूसरी संधि हमने पढ़ी थी गुण संधि। उसमें आपको क्या याद रखना बच्चों? ए तथा ओ। क्या याद रखोगे? ए तथा ओ वर्ण, वो किस में आता है? गुण संधि में। ठीक है। तीसरी हमने की थी बच्चों वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में आपको याद रखना है ए तथा ओ। यह किस में आएगा? वृद्धि संधि में। किस में आएगा बच्चों? वृद्धि संधि में। ठीक है। उसके बाद हमने की थी बच्चों यण संधि। तो यण संधि में आपको क्या है?
य व र ल, ठीक है ना। य व र ल किस में है, यण संधि में। उसके बाद एक है बच्चों आपके अयादि संधि हमने की थी, उसमें आपको क्या याद रखना है, अय, अव, आय और आव, ठीक है ना। यह किसमें है, अयादि संधि में। किसमें बच्चों, अयादि संधि। उसके बाद बच्चों छठी जो है आपको क्या याद रखनी है, जो है आपके क्या है, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, वो है आपके पर रूप। तो पर रूप में क्या याद रखनी है बच्चों, केवल जो है आपको याद रखना है कि अ के बाद जो है यदि ए तथा ओ हो, वो भी कैसे, धातु के प्रारंभ में, धातु के प्रारंभ में, तो इस अ को क्या कर दो, पर रूप आदेश कर दो। और एक यहाँ पर जो है आपके सातवां जो है वह आपके किस में, ये तो हो गए आपके पर रूप में, ठीक है। और एक पूर्व रूप में क्या है बच्चों कि ए तथा ओ हो, धातु के पहले ए तथा ओ हो, और उसके बाद यदि अ हो तो इस अ को क्या बना दो, इसको अ को बना दो अवग्रह। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी बच्चों, पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, पूर्व रूप संधि। तो बच्चों हमने जो है आज स्वर संधि के जो है 8 भेदों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है। इनका आप अच्छे से जो है अभ्यास करना, और भी ऐसे उदाहरण हैं उनको भी जो है आप अच्छे से देखना। नियम यही है, नियम सभी आप कहीं से भी पढ़ लो, नियम सबके सब यही है। तो नियम को आपको अच्छे से समझना होगा। एक बार अगर नियम समझ लिया तो आपको जो है संधि कहीं नहीं भूलोगे। ठीक बच्चों, मिलते हैं अगली संधि व्यंजन संधि को लेकर आऊँगा, उसमें जो है हम व्यंजन संधि के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, पुनः मिलावा।